नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव जीएमआर कंपटीशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भगवान के आशीर्वाद से आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज बेटा हम लोग भू राजस्व व्यवस्था यानी ब्रिटिश काल में, यानी जब अंग्रेज हमारे देश में थे तब उन्होंने हमारे देश यानी भारत में किस तरह से भूमि पर या उपजाऊ भूमि पर किस तरह उन्होंने कर लगाया, बस इसी व्यवस्था को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस व्यवस्था को पढ़ने से पहले, भू राजस्व व्यवस्था को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ समझनी चाहिए, एक चीज़ जाननी चाहिए। जैसे वर्तमान में कर व्यवस्था देखिए, हमारे देश में वर्तमान में डायरेक्ट टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का आप सभी बच्चों ने नाम सुना होगा। बेटा अभी लास्ट टाइम जब हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया था तब उन्होंने बताया था कि हम जीएसटी से इस साल 2020 और 21 में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए कमाने वाले हैं। यानी 30 लाख करोड़ का बजट था और उसमें से लगभग 12 लाख करोड़ रुपए हमें जीएसटी से मिलने वाले थे। वहीं इसी व्यवस्था के अंतर्गत हमें 12 से 14 लाख रुपए कॉरपोरेट टैक्स से मिलने वाले थे। मैं आपको अपनी इन बातों से ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि बेटा जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसे अपने खर्चे करने के लिए, सरकार के खर्चे, जैसे सरकार को हॉस्पिटल बनवाना है, जैसे सरकार को स्कूल बनवाना है, जैसे सरकार को ट्रेन चलवानी है, जैसे सरकार को अपने कर्मचारी को वेतन देना है, तो सरकार जितने खर्चे करती है, इन खर्चों को पूरा करने के लिए जो सरकार की आय होती है, जो प्रमुख आय होती है, वो वर्तमान में टैक्स या कर होता है। और बेटा यहाँ हमारे देश में वर्तमान में नाना प्रकार के कर, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो कॉरपोरेट टैक्स हो, हम बहुत सारे कर के माध्यम से सरकार को पैसा देते हैं और उस पैसे से सरकार जो है वो खर्च करती है। ये सरकार की आय का प्रमुख स्रोत होता है कर। मैं आपको वर्तमान व्यवस्था समझा रहा था कि वर्तमान व्यवस्था में किस तरह सरकार अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कर लगाया करती है, चाहे वो जीएसटी के रूप में हो, चाहे वो कॉरपोरेट टैक्स के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, बट सरकार कमाई के लिए कर लगाती है। अब हमें इस चीज़ को समझना है, हम भू राजस्व व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, भू राजस्व व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को पढ़ रहे हैं। पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए, पहली बात आप जान लीजिए, भू राजस्व कर। भू राजस्व, भू का मतलब होता है भूमि और राजस्व का मतलब होता है आय। भूमि से होने वाली आय, भूमि से होने वाली आय और उस पर लगने वाला कर, वो बेसिकली भू राजस्व कर या लगान कहलाता था, वो बेसिकली लगान कहलाता था। और उसी लगान को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसी लगान को हम समझने जा रहे हैं। आप सब बालक, अब देखिए, फिर मैं आपको बता दूं, हम आज इस चीज़ को समझ रहे हैं कि हमारा अपना टॉपिक क्या है। तो हमारा टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था और इस व्यवस्था के अंतर्गत मैं आपको टॉपिक से इंट्रोड्यूस करा दूं तो हम इस व्यवस्था के अंतर्गत इस बात का अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज़ों ने हमारे देश में भूमि पर किस तरह से कर लगाया था या लगान वसूला था। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज़ आप सब बालक जानते हैं, क्या जानते हैं सब बालक, कि साहब जो है 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है और इस प्लासी के युद्ध के द्वारा जो अंग्रेज थे वो हमारे देश में शक्तिशाली हो जाते हैं, बंगाल में शक्तिशाली हो जाते हैं और बंगाल के 2 नवाब बनते हैं।
एक नवाब का नाम था मीर जाफ़र, और आप सब बालक जानते हैं कि इसके बाद इसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। दोबारा से समझिएगा और टॉपिक को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए, पहले हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, आप मेरी इस बात को मैथ में भी, रीजनिंग में भी, इंग्लिश में भी, जीएस के भी किसी सेक्शन में हमेशा याद रखिएगा कि पहले हमें टॉपिक से इंट्रोड्यूस होना है। और टॉपिक है भू राजस्व व्यवस्था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भूमि कर वसूलने के लिए, लगान को वसूलने के लिए जिन व्यवस्थाओं को अपनाया, आज हम उन व्यवस्थाओं को अपनाने जा रहे हैं। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में कोई राजा नहीं थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में कोई शासक नहीं थी, लेकिन उसने धीरे धीरे हमारे देश के क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया। उसने धीरे धीरे हमारे क्षेत्र पर कब्जा किया और इस तरह उसने जो क्षेत्र वो कब्जा करती गई, उसने वहाँ पर अपनी व्यवस्था को प्रारंभ किया। सबसे पहले मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जब मीर कासिम बंगाल का नवाब था, तब उसने 1761 के आसपास, जब मीर कासिम बंगाल का नवाब था, तब उसने 1761 के आसपास 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 ज़िले अंग्रेज़ों को दिए थे। पहला ज़िला जो था वो था बर्धमान, दूसरा ज़िला जो था बर्धमान के बाद मिदनापुर और तीसरा ज़िला जो था वो था चटगांव। आप समझिएगा दोबारा से कि बेटा, जब मीर कासिम बंगाल का नवाब था, तो इसने बंगाल के 3 ज़िले बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव ये अंग्रेज़ों को प्रदान किए थे, अंग्रेज़ों को दिए थे। और इनको अंग्रेज़ों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार भी दिया था कि आप यहाँ से दीवानी या राजस्व वो वसूल करें। आप दोबारा से समझिएगा हम व्यवस्था को कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। देखो बेटा, अंग्रेज़ हमारे देश के शासक नहीं थे, अंग्रेज़ हमारे देश के राजा नहीं थे। उन्होंने भारत में भूमि पर अधिकार किया था, और जिस भूमि पर अधिकार किया था वहीं से उन्होंने कर लगाना प्रारंभ किया। अब इस व्यवस्था को हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, तो उसने बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की दीवानी अंग्रेज़ों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी। अच्छा, जब अंग्रेज़ों को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन 3 ज़िलों की दीवानी प्राप्त हुई, या यहाँ से कर वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ, राजस्व वसूलने का जब अधिकार प्राप्त हुआ, तो बेटा उसके लिए, ये राजस्व वसूलने के लिए इन्होंने एक सिस्टम प्रारंभ किया, इन्होंने एक सिस्टम को अपनाया जिसे हम लोग इजारेदारी व्यवस्था या इजारेदारी प्रणाली, या इसके साथ साथ इसे तालुकेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। दोबारा से सुनिएगा, मीर कासिम ने बंगाल के 3 ज़िले बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए थे कि आप यहाँ से दीवानी वसूलिए या राजस्व वसूलिए। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों ज़िलों में दीवानी या राजस्व वसूलने के लिए जो व्यवस्थाएं प्रारंभ की, उन्हें इजारेदारी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अब सुनिएगा, ये इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या है, इजारेदारी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या है। और यही व्यवस्था हमारे देश में पहले से चलती आ रही थी, यानी जो मुग़ल शासक थे वो भी यही व्यवस्था अपनाते थे।
अच्छा, अब इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या था? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत ये होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कोई भी व्यक्ति वो क्या करता था, बोली लगाता था। यानी बोली लगाता था मतलब ये बोली लगाने का मतलब या नीलामी होती थी। नीलामी कैसे होती थी? जैसे कोई भी व्यक्ति ये कहता था कि आप मुझे बर्धमान की दीवानी, यानी बर्धमान से जितना भू राजस्व हो रहा है, पहली चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, इसलिए आप प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा। इसके अंतर्गत होता ये है कि कोई भी व्यक्ति कहता था कि आप मुझे बर्धमान का रेवेन्यू या बर्धमान की दीवानी दे दीजिए और उसके बदले में आपको 1,00,000 रुपया दूंगा। 1,00,000 रुपए में आप मुझे बर्धमान की दीवानी दे दीजिए। यानी ये व्यक्ति 1,00,000 रुपया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देगा और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बर्धमान से जितना रेवेन्यू आएगा, बर्धमान से जितना भूमि कर आएगा, वो उस व्यक्ति को मिल जाएगा। ये होती है इजारेदारी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत बोली लगाई जाती है कि जो व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लगाएगा, हम उसे इन जिलों की दीवानी का अधिकार देंगे, दीवानी वसूलने का अधिकार देंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत, इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत बेटा, ये भू राजस्व वसूलने के लिए या दीवानी वसूलने के लिए दीवान नियुक्त किए जाते थे। दीवान कंपनी के द्वारा दीवान नियुक्त किए जाते थे। दीवानी वसूलने वाला जो अधिकारी होता था कंपनी की तरफ से, उसे दीवान कहा जाता था। और 2 भारतीयों को दीवान बनाया गया। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर अंग्रेज थे तो भारतीयों को दीवान क्यों बनाया गया? क्योंकि अंग्रेज भारतीय क्षेत्रों से परिचित नहीं थे, वो विदेशी थे, उन्हें कोई आइडिया या कोई अनुमान क्षेत्र का नहीं था। इसीलिए उन्होंने 2 भारतीयों को दीवान नियुक्त किया था। पहले जो दीवान थे उनका नाम था सिताब राय। पहला जो दीवान था उसका नाम था सिताब राय और दूसरा जो दीवान था उसका नाम था रजा खां। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था क्लाइव। क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, नॉट गवर्नर जनरल, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये गवर्नर था। दोबारा से सुनिएगा, बहुत ही इजी सी व्यवस्था है, बहुत ही शानदार सी व्यवस्था है। दोबारा समझिएगा। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफ़र और मीर जाफ़र के बाद उसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है। बंगाल का नवाब बनता है और मीर कासिम ने बंगाल के 3 जिले बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव अंग्रेजों को दिए या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए और ये कहा कि इन क्षेत्रों में, बर्धमान में, मिदनापुर में और चटगांव में दीवानी और राजस्व वसूलने का अधिकार आज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाता है। यानी इन क्षेत्रों से जो भूमि राजस्व आएगा, जो लगान आएगा, वो लगान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन क्षेत्रों से लगान वसूलने के लिए जिस व्यवस्था को अपनाया उसे इजारेदारी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, इजारेदारी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत बोली लगाने या नीलामी करने की व्यवस्था थी। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा पैसा देगा, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, उस व्यक्ति को इन क्षेत्रों की दीवानी वसूलने का अधिकार दिया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इस लगान को वसूलने के लिए, इस दीवानी को वसूलने के लिए दीवान नाम का अधिकारी नियुक्त किया गया और सिताब रॉय और रजा खां ये प्रमुख दीवान थे। लेकिन बेटा देखो, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा।
ध्यान से क्या सुनिएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। हमारा GMR कंपटीशन एज, हमारा अपना संस्थान भगवान के आशीर्वाद से कपूरथला चौराहा लखनऊ में स्थित है। वहाँ साइकिल स्टैंड की व्यवस्था होती है। साइकिल स्टैंड वाला आता है और बच्चों से कहता है कि आप 3 घंटे साइकिल खड़ी करने के 10 रुपये दीजिए, और अगर आप गाड़ी लेके आएँ तो आपको 20 रुपया देना पड़ेगा। बच्चा नाराज़ होता है कि 20 रुपये दें, हम 10 रुपये दें। अरे भाई, हम खुद तैयारी कर रहे हैं, हम रोज़ 10 रुपये कहाँ से देंगे? तो स्टैंड वाला कहता है मुझे नहीं मालूम, मैंने ये टेंडर, ये ठेका नगर निगम से 2 लाख रुपए का प्राप्त किया है। अगर मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा तो 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊँगा? यानी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस टेंडर के अंतर्गत उस स्थान से साइकिल या गाड़ी या बाइक पर टैक्स लेने का या एक फीस लेने का अधिकार टेंडर के थ्रू यानी ठेके के थ्रू मिलता है। जो ज़्यादा बोली लगाएगा, हो सकता है उसने 2 लाख की बोली बोली हो सकता है कोई 2.5 लाख की बोली बोले, हो सकता है कोई 3 लाख की बोली बोले, हो सकता है कोई 5 लाख की बोली बोले। और जिस व्यक्ति ने 5 लाख बोला कि सर इसको आप मुझे 1 साल के लिए दे दीजिए और मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, तो नगर निगम ने उसको दे दिया और उससे 5 लाख रुपया ले लिया। वह व्यक्ति जिसने 5 लाख रुपया दिया है, आप स्वयं बताइए कि वह व्यक्ति जिसने 5 लाख दिया है वो वहाँ से 10 लाख रुपया कमाने का प्रयास करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का प्रयास करेगा। यानी इस इजारेदारी व्यवस्था, तालुकेदारी व्यवस्था के अंतर्गत ये सबसे बड़ी बुराई थी। क्या सबसे बड़ी बुराई थी? कि जो ये दीवान होते थे या जो कंपनी इस व्यवस्था के अंतर्गत जो ये नीलामी करती थी वो बहुत उच्च दरों पर नीलामी करती थी, और यहाँ इसकी दर ज़्यादा होने से ये किसानों के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुई। इस व्यवस्था से किसान गरीब होते चले गए और इन 3 क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी फैल गई। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है कि बेटा क्या हुआ था, 1769 के दौर में, 1769 और 70 के दौर में जब बंगाल में अकाल पड़ा तो बंगाल की जनता इतनी गरीब हो चुकी थी कि इसके कारण 33% जनता भूख से मर गई। दोबारा से सुनो, इस व्यवस्था की, इजारेदारी व्यवस्था या तालुकेदारी व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई थी कि जो व्यक्ति बोली लगाता था वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का प्रयास करता था, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने का प्रयास करता था, इसीलिए ये दर किसानों के लिए अहितकारी या नुकसानकारी थी। और जब बेटा 1769 और 70 में जब बंगाल में अकाल पड़ा तो बेटा 33% लोग यानी 33% लोग भूख से मर गए। अच्छा, अब उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या घटना होती है हमारे देश में? ये इजारेदारी व्यवस्था, मैं फिर आपको समझाना चाहूँगा। इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत दीवानी वसूलने के लिए या भू राजस्व वसूलने के लिए बोली लगाई जाती थी, और जो सबसे ऊंची बोली लगाता था उसे इन क्षेत्रों में भू राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। तो बोली लगाने वालों ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से, ज़्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से किसानों से खूब सारा पैसा वसूला, जिसकी वजह से किसान गरीब होते चले गए और ये व्यवस्था हानिकारक सिद्ध हुई। खैर, जाने दो, हमें क्या लेना देना। आगे हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। और आप सब बालक जानते हैं कि 1772 में, 1772 में, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स, ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, ये बंगाल के गवर्नर बनकर आए।
1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स साहब जो हैं वो बंगाल के गवर्नर बनकर के आए। लेकिन 1773 में यानी 1773 में भारत में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट, सब बालक जानते हैं आप। रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। और इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, उसे क्या किया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस गवर्नर जनरल ने ये देखा कि यार इजारेदारी व्यवस्था की वजह से सबसे पहली चीज़ तो लोग गरीब हो रहे हैं, और जब लोग गरीब हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो हमें कर कहाँ से देंगे? और जब वो हमें कर नहीं दे रहे हैं तो कंपनी की आय नहीं हो रही है। हमें इसमें कुछ सुधार करना होगा। और इस सुधार के अंतर्गत सबसे पहले इस वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। बड़ी बुरी व्यवस्था थी ये द्वैध शासन, इसको समाप्त किया। बंगाल में द्वैध शासन समाप्त करने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग्स को जाता है। इसने कहा ये खतरनाक चीज़ है, हम इसे समाप्त करते हैं। पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, द्वैध शासन को समाप्त करने के बाद आफ्टर ये डबल गवर्नमेंट या डायरची, इस द्वैध शासन को समाप्त करने के बाद बेटा क्या किया गया? अगला सुधार किया गया। और अगले सुधार के अंतर्गत दीवान का पद समाप्त किया गया। और दीवान का पद समाप्त करने के बाद क्या हुआ बेटा? ये भू राजस्व वसूलने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया। अच्छा, उसके बाद राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया गया। और जो अधिकारी बनाया गया ये भू राजस्व लेने के लिए, उसे हम लोग राजस्व संग्रहक इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टर। बेसिकली ये कलेक्टर का पहले काम ही होता था भू राजस्व को वसूलना। आज भी मध्य प्रदेश और राजस्थान में डीएम को कलेक्टर के नाम से ही बुलाया जाता है। राजस्व संग्रह इनका प्रमुख कार्य होता था भूमि से मिलने वाले लगान को वसूल करना। अच्छा, फिर इसने क्या किया? 1772 में 1772 में इस इजारेदारी व्यवस्था को 5 साल के लिए लागू किया कि भैया हम इसे हर 5 साल पर लागू किया करेंगे। लेकिन थोड़े समय बाद यानी 1777 में इसने क्या किया? इसे ईयरली यानी वार्षिक कर दिया। यानी हम इसके अंतर्गत इसे ईयरली बेसिस पे हम रिवाइज करेंगे, इसे ईयरली बेसिस पर हम इसे देखेंगे। दोबारा से सुनिएगा, इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत इजारेदारी व्यवस्था को हम पढ़ रहे हैं बेटा। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इस गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसने क्या किया? सबसे पहले द्वैध शासन को समाप्त किया, डबल गवर्नमेंट को समाप्त किया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि हम भैया अब जो है इस तालुकेदारी व्यवस्था या इजारेदारी व्यवस्था में सुधार करेंगे। क्या सुधार करेंगे? पहले दीवान का पद समाप्त किया जाएगा और कितनी बोली उचित रहेगी उसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का गठन किया जाएगा। और ये पैसा वसूलने के लिए लेने के लिए राजस्व संग्रह यानी कलेक्टर बनाया जाएगा। और ये व्यवस्था 1772 से इसने 5 साल के लिए लागू की, लेकिन 1777 से इसने वार्षिक कर दी। ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी व्यवस्था के अंतर्गत सुधार किया।
लेकिन अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप सब बालक जानते हैं कि 1784 में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। कौन सा एक्ट आया? पिट्स इंडिया एक्ट। और इस एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, 1784 के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, जो हम संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम इस बात को पढ़ते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन दे दिया, और वो लंदन चला गया। और उसके स्थान पर 1786 में, यानी 1786 में, और कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये हमारे बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे बंगाल का गवर्नर जनरल बन करके आया। और इसने ये कहा कि देखो भैया, जब खेती अच्छी होती है, कृषि अच्छी होती है, तो बोली भी अच्छी लगाई जाती है। इजारेदारी व्यवस्था में क्या होता था? बोली लगाई जाती थी, बोली भी अच्छी लगाई जाती है। और जब बोली अच्छी लगाई जाती है तो कंपनी की आय या कंपनी की कमाई वो क्या होती है? बढ़ जाती है। गुड, बढ़ जाती है। दूसरी बात, जब कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे मान लीजिए 3 साल अकाल पड़ गया, 3 साल अकाल पड़ने से क्या होगा कि हर साल जो बोली लगाने वाले होते थे वो क्या करते थे? कम बोली लगाते थे। यानी अगर कुछ प्राकृतिक आपदा आई है या कुछ ऐसा संकट आ गया जिसकी वजह से उत्पादन कम होने की संभावना है, तो ये बोली कम लगाई जाती थी। और इसकी वजह से क्या होती थी? कंपनी की कमाई जो है वो कम हो जाती थी। पहली बात, कंपनी की कमाई जो है वो कम हो जाती थी, पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़, इससे क्या होता था? इस पूरी व्यवस्था से कंपनी की कमाई बढ़ जाती है, कंपनी की कमाई कम हो जाती है। बेसिकली कम होने की स्थिति में बढ़ जाती थी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम होने की स्थिति में कंपनी के सामने पैसे का संकट खड़ा हो जाता था। कम कमाई होने की स्थिति में कंपनी के सामने धन का, पैसे का संकट खड़ा हो जाता था। और इस संकट को कम करने के लिए, यानी कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिससे इन लोगों को निश्चित आय, यानी निश्चित आय मतलब एक फिक्स्ड इनकम हमेशा मिलती रहे, चाहे वो आंधी आए, बाढ़ आए, अकाल पड़े, बारिश हो जाए, बारिश न हो, इनको मतलब नहीं है। किसी ऐसी व्यवस्था को अपनाया जाए जिसके कारण या जिससे इनको आय निश्चित हो। बस यही आय निश्चित करने के लिए इस लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक नई व्यवस्था प्रारंभ की गई, जिसे हम लोग स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ये स्थायी बंदोबस्त या इसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। हालांकि इस स्थायी बंदोबस्त को बेटा इस्तेमरारी व्यवस्था के नाम से भी, इस्तेमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हम लोग जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहली चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये व्यवस्था 1793 में 1793 में लागू की गई, 1793 में लागू की गई। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें 3 लोगों का योगदान था, 3 लोगों ने इस व्यवस्था को लागू किया था। ये 3 लोग कौन कौन थे? तो एक तो वही अपना गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस
वालिस। दूसरा व्यक्ति जो था उसका नाम था सर या जॉनसोर कह सकते हैं आप, ये जॉनसोर। और तीसरा व्यक्ति जो था उसका नाम था जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट, ये 3 लोगों ने साहब जो है स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। 1793 में ये व्यवस्था लागू की गई। अच्छा, अब इस व्यवस्था को लागू कहाँ कहाँ किया गया? तो पहली चीज़, इसे पूरे बंगाल में लागू किया गया। दूसरी चीज़, इसे वाराणसी में लागू किया गया। तीसरी चीज़, इसे उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। इसे उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। ये बेटा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो हर परीक्षा में आपको 100% मिलेंगे। ये मतलब नहीं है कि वो परीक्षा एसएससी की है, रेलवे की है, यूपीपीसीएस की है, आरओ की है, समीक्षा अधिकारी की है, आईएएस की है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉनसोर और जेम्स ग्रांट ने इस स्थायी बंदोबस्त को 1793 में लागू किया था। ये बंगाल, वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। यानी जितना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र था उसके 19% भाग पर, जितना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, जितना अंग्रेजी क्षेत्र था, उसके 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। यह व्यवस्था लागू की गई थी। अच्छा, अब आप ऐसा ज़रूर सोच रहे होंगे कि मास्टर साहब ये बात जो आप कर रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपका सबसे पहला काम होता है कि समझाना कि होता क्या था। वो हम समझ लेंगे क्या थी, लेकिन अभी इतना समझेंगे कि 1793 में लागू की गई, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉनसोर और जेम्स ग्रांट के द्वारा लागू की गई, बंगाल, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र का 19% भाग होती थी। अब इस व्यवस्था के अंतर्गत होता क्या था तो वो हम समझते हैं। इसके अंतर्गत पहली चीज़ मैं आपको बताऊं, इसका उद्देश्य ये था कि कंपनी को स्थायी आय मतलब आप कह सकते हैं कंपनी को निश्चित इनकम चाहिए। कंपनी को निश्चित इनकम या आय चाहिए। उसी उद्देश्य से इन्होंने राजस्व की दर क्या कर दी? निश्चित कर दी। इन्होंने राजस्व की दर निश्चित कर दी। और इस कर को सबसे पहली चीज़, कंपनी को स्थायी आय चाहिए, निश्चित आय चाहिए, इसीलिए इन्होंने राजस्व की दर जो है वो फिक्स कर दी या निश्चित कर दी। अच्छा, राजस्व वसूलने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया, जिसे हम लोग देखिए वहाँ इस्तेमरारी व्यवस्था के अंतर्गत जो है बोली लगाई जाती थी। लेकिन यहाँ क्या किया गया? यहाँ राजस्व वसूलने के लिए जमींदार नियुक्त किए गए। जमींदार मतलब जो अब जमीन थी उनका मालिक इन जमींदारों को बना दिया गया। कह दिया गया कि भैया इस क्षेत्र के आप जमींदार हैं और हमें आपसे इतना पैसा हर साल चाहिए। स्थायी आय या निश्चित आय प्राप्त करने के लिए राजस्व की दर निश्चित कर दी गई और राजस्व वसूलने के लिए भूमि का मालिक जमींदार बना दिया गया। जैसे आप 100 एकड़ भूमि के जमींदार हैं और हमें आपसे जितनी पैदावार होगी उसका 10/11 हिस्सा हमें आपसे चाहिए। और आप क्या रखेंगे? आप इसका 1/11 यानी 1/11 भाग रखेंगे। देखो बेटा, इस व्यवस्था के अंतर्गत होता ये था कि 1790 और 91 में जितनी पैदावार खेत में हुई थी, 1790 और 91 में जितनी पैदावार खेत में हुई थी उसका 10/11% भाग ये कंपनी को देना होता था
और ये वाला जो है वो जमींदार रखते थे। अब आप सोच रहे होंगे 1790-91, 1790-91 वो वर्ष था जिस वर्ष में कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसा मिला था, इसलिए 10/11 भाग कंपनी को जाता था। इसको आधार वर्ष बनाया गया था। जैसे अगर इस वर्ष में 100 केजी गेहूं हुआ है तो 100 केजी का 10/11 भाग कंपनी को जाएगा और 1/11 भाग जमींदार को जाएगा। लेकिन बाय द वे मान लीजिए अगले साल अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, यानी कब 1700, मान लीजिए आपका 1795 और 96 में, और खेत में कुल 20 केजी गेहूं हुआ तो किसान 20 केजी का 10/11 नहीं देगा, उसे 100 का ही देना पड़ेगा। कंपनी को इस बात से मतलब नहीं था कि अकाल पड़ा है, आपदा आ गई है, बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया, उसको 100 का ही 10/11 एक निश्चित कर दिया गया था कि हमें 1790 और 91 की जो पैदा हुआ था, जितनी फसल आई थी, उसके आधार पर हर वर्ष हमें पैसा चाहिए। तो बेटा ये थी स्थायी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, जिसके अंतर्गत आपने ये समझा कि इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉनसन और जेम्स ग्रांट के द्वारा लागू किया गया। इसे बंगाल, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। ये कंपनी के 19% भाग पर लागू किया गया। इसके अंतर्गत अंग्रेजों का उद्देश्य था कि हमें स्थायी आय चाहिए, हमें निश्चित आय चाहिए, इसीलिए राजस्व की दर को निश्चित कर दिया गया। इसके अंतर्गत भूमि का मालिक जमींदार बना दिया गया और जमींदार से कहा गया कि जितना 1790 और इनकम में पैदावार हुई थी, हमें हर वर्ष उतना ही पैसा चाहिए। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल आय का 10/11 भाग कंपनी को दिया जाता था और 1/11 भाग जमींदार को दिया जाता था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी बुराई ये थी कि कंपनी किसी भी स्थिति में किसानों के साथ या जमींदारों के साथ नहीं खड़ी होती थी। अगर अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, उन्हें अपना 1790 और 91 में जो उच्चतम पैदावार थी उतना ही चाहिए। और पहली चीज़। दूसरी चीज़, कंपनी को इतना ही हिस्सा चाहिए, लेकिन जो ये जमींदार होते थे बीच में, ये खूब सारा पैसा किसानों से लिया करते थे। इसकी वजह से दिन प्रतिदिन किसान गरीब होते जा रहे थे, किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही थी, किसान मरने लगे थे और आत्महत्या करने लगे थे। ये ऐसी व्यवस्था थी। हालांकि ये जमींदारी प्रथा जब प्रारंभ हुई तो एक लंबे समय तक चलती रही, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो 1950 में हमारे देश के संविधान में पहला संशोधन इस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए ही किया गया। इसके अंतर्गत हमारे देश के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा भूमि सुधार को लागू किया गया और जमींदार प्रथा को समाप्त किया गया। और जब जमींदार प्रथा को समाप्त कर दिया गया तो ये जो जमींदार थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट न जाएं इसीलिए इस जमींदारी प्रथा को, इस भूमि सुधार को शेड्यूल नंबर 9 यानी एक अनुसूची और जोड़ी गई, जिसे हम लोग शेड्यूल नंबर 9 के नाम से जानते हैं। आज के टॉपिक में हम लोगों ने स्थायी व्यवस्था या इस्तेमरारी या जमींदारी व्यवस्था को पढ़ा। आपका इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।